हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान। अजय बग्गा हैं मार्केट एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं अनुराग सिंह, मैनेजिंग पार्टनर अंसित कैपिटल। अजय सर और अनुराग सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अजय सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। टैरिफ वॉर में दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी अमेरिका और चीन आर पार के मूड में नजर आ रही हैं। क्या दुनिया आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ती दिख रही है? लग तो ऐसा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो चीन का भी रवैया अब सख्त हो गया है और कल 50% अतिरिक्त टैरिफ लगने वाले हैं। बट अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से घोषणाएं आ रही हैं कि कोरिया के साथ शायद करार हो जाएगा, जापान के साथ बातचीत चल रही है, 50 देशों से बातचीत चल रही है। और ट्रंप ने भी कहा है कि चीन के टेलीफोन का हमें इंतजार है। चीन करना चाहता है करार, बट वो जानते नहीं कि कैसे करें, तो वो फोन करेंगे तो हम उनको बताएंगे कैसे करना है। तो आज काफी डी रिस्क चल रहा है और लग रहा है कि कुछ कुछ करार आने शुरू हो जाएंगे। बट ये भी है दूसरी तरफ जो हॉक्स हैं, उनके एडमिन में पीटर नवारो वगैरह, वो कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ तो कल लागू होंगे और नेगोशिएशन चलता रहेगा, तब हम देखेंगे। तो क्या इसका अर्थव्यवस्था पे इम्पैक्ट आता है वो देखना पड़ेगा। बट अभी जो हालात है वो लग रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में काफी बड़ा एक टैरिफ का घमासान शुरू हो रहा है और उसमें अगर कुछ करार हो जाए तो अच्छा है, देखना पड़ेगा। बट अभी तक तो पलड़ा ज्यादा भारी है कि चीन एक तरफ है और 50-70 देश एक तरफ है जिनके साथ अमेरिका करार कर लेगा, और चीन का करार अभी थोड़ा देर लग सकती है। जाहिर तौर पर चीन के करार में थोड़ा देर लग सकती है और चीन का जो रुख है वो कम से कम आर पार वाले मूड में नजर आ रहा है। अनुराग जी, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे सर कि टैरिफ वॉर में भारत की चुप्पी को कैसे देखते हैं? क्या भारत वेट एंड वॉच की रणनीति पर काम कर रहा है या हम अभी कुछ अलग कैलकुलेशंस कर रहे हैं? दीपक जी, भारत की चुप्पी बहुत ही स्मार्ट और मैच्योर स्टेप है। बिकॉज डिप्लोमेसी की बातें जो हैं वो पर्दे के पीछे होती हैं और वो ओपनली उन पे डिस्कशन करने से जिसको बोलते हैं कि एक दूसरे पर छीटाकशी करने से फायदा नहीं होता और उससे चीजें खराब होती है, रेटोरिक बिगड़ता है। तो मैं तो कहूँगा बहुत ही मैच्योर रिएक्शन है इंडिया का कि ट्रम्प साहब अगर और उनके कुछ लीडर्स तो ज़्यादा प्रोवोकेटिव बातें कई बार कह भी देते हैं तो इंडिया उस पर फ्रंट में रिएक्ट नहीं करता है और बैकडोर कॉन्वर्सेशन जारी रखता है। तो ये आई थिंक ये बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी की निशानी है और आई थिंक उसी से हल निकलेगा और फिर आगे जाकर के ये बातें भी बंद हो जाएगी। तो आई एम श्योर इंडिया का इतना बड़ा समस्या नहीं है 40 बिलियन का डेफिसिट के इंडिया उसमें कोई बीच का रास्ता ना निकाल सके। तो आई एम श्योर आई सी इट एज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। दीपक सर, एक और अहम चीज़ है कि ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जब भारी गिरावट देखी गई तो उसके मुकाबले हमारे जो बाजार हैं वो कम गिरे। रिकवरी के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर बढ़ते हुए भी नजर आए। तो बाजारों की चाल से क्या संकेत निकल रहा है? अजय सर, आपसे सवाल है मेरा। हाँ, तो देखिए, भारत का तो करेक्शन सितंबर से चल रहा था, 15% नीचे हैं हम, जो ऑल टाइम हाई था सितंबर 24-25 का। तो हमारा अभी हमने देखा कि इतना तेजी से भारतीय बाजार नहीं गिर रहे थे जितने के बाकी बाजार गिरे। स्पेशली जो अमेरिकन बाजार में बहुत तेजी से पिछले गुरुवार और शुक्रवार को जो गिरावट आई, वैसा हमने भारत में नहीं देखा, इतना तेजी से गिरावट। और आज हमारे भी मार्केट एशियाई बाजारों के साथ ऊपर थे और अब अमेरिकन मार्केट भी ऊपर जा रहा है। आज क्या सबसे बड़ी तब्दीली आज क्या है, जो कल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे थे कि अभी नेगोशिएशन चलेगा बट टैरिफ तो लगने वाले हैं, आज ट्रंप ने खुद कहा है कि कोरिया के साथ करार हो रहा है, जापानी आके मिल रहे हैं हमें, और चीन के फोन का मैं इंतजार कर रहा हूं। इससे मार्केट का काफी हम देख रहे हैं शॉर्ट कवरिंग आ रही है मार्केट में। संकट नहीं टला है, यही है कि
मार्केट का जो वॉलेटिलिटी इतना बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के मूव्स दोनों तरफ आने लाजमी है। 3% 4% के मूव्स आ रहे हैं। बहुत भारी भरकम ओवरसोल्ड लेवल्स पे था अमेरिकन मार्केट, वहां से हम आज एक रिकवरी देख रहे हैं। यूरोप में भी देख रहे हैं, एशिया बंद हुआ ऊपर, यूरोप भी लग रहा है कि 3 से 4% ऊपर बंद होगा, और अमेरिका अभी खुला है तो 3-4% ऊपर दिखा रहा है। तो सबसे बड़ी तब्दीली सेंटिमेंट की है। बाकी तो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की देखें तो रिसेशन की बात चल रही है, बेयर मार्केट की बात चल रही है, और घमासान की बात चल रही है, ट्रेड वॉर की बात चल रही है। बिल्कुल, बड़ी अहम बात कही आपने। अनुराग सर, टैरिफ वॉर फिलहाल तो थमता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जाहिर है अगर टैरिफ को लेकर बड़ी इकॉनमी भिड़ती रहेंगी तो आगे स्थिति और बद से बदतर होती हुई दिखेगी। ऐसे में भारत के लिए कैसे मौके बनते दिख रहे हैं आपको? दोनों ही सवाल अच्छे हैं दीपक। एक बात मैं कहूँ, पहला जो आपका मार्केट का सवाल था, देखिए वो जरूरी है। इंडियन मार्केट एंड इकोनॉमी दोनों ही लार्जली क्लोज्ड इकोनॉमीज हैं, विच मीन्स व्हाट कि हमारे मार्केट में ग्लोबल ग्रोथ से तो फर्क पड़ता है, वो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू ग्लोबल ग्रोथ, बट एट द सेम टाइम ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस का हमारे यहाँ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, राइट। वो हमने 2008 के क्राइसिस में भी देखा, चारे हमारे मार्केट्स गिर गए बिकॉज फॉरेन कैपिटल का उस समय डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा था इंडियन मार्केट में, और वो अगर सेलर हो जाते हैं तो मार्केट गिरता है। लेकिन इकोनॉमी पे लार्जली हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ट्रेड उतना स्ट्रांगली नहीं होता है, और स्पेशली यूएस से उतना बड़ा सेक्शन नहीं है हमारे ट्रेड का। मार्केट्स भी हमारे कैपिटल कंटेन्ड मार्केट्स हैं। इंडियन कैपिटल बाहर तो जाती नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, इट्स अ वेरी लिमिटेड पोर्शन विच इज अलाउड, राइट। साल की जो लिमिट है वो कुछ थोड़े से बिलियंस हैं, 7-8 बिलियन, वैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो उसके ज़्यादा अगर इंडियन इन्वेस्टर्स भरोसा रखेंगे इंडियन इकोनॉमी में और मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो मार्केट लाजमी है अब नहीं गिरेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स पे अब इतना डिपेंडेंस नहीं है इंडियन मार्केट्स का। तो इसको इस सेंस में देखना पड़ेगा, नॉट कि इंडिया को इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी को भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो मार्केट्स को भी कम ही पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी दीपक, उस पर मैं थोड़ा सा ऑन द मार्जिन हूं, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग का खेल है पूरा। तो इंडिया को इस समय जो डील, ऑफ कोर्स जो इंडियन थिंक टैंक सोच रहे होंगे कि हम अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को बचा लें और मैन्युफैक्चरिंग में जितना कम ट्रेड ऑफ दे सकें वो दे, वही प्ले है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का डेस्टिनेशन में इतना ऊंचा स्पॉट नहीं है कि पीपल थिंक ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ के चलिए इंडिया में ले चलते हैं, बिकॉज वो रेडीनेस आज नहीं है। इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स इट, बट उनको रेडीनेस आज चाहिए, और अगर आज आपकी रेडीनेस नहीं है तो फिर वो कुछ सालों बाद का इंतजार नहीं करेंगे, वो आज की ऑल्टरनेट लोकेशंस में जाएंगे। तो एंड आई एम श्योर जिनकी ट्रेड डील्स इफेक्ट हो रही हैं वो कंट्रीज भी नेगोशिएट करके अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करेंगे। दे विल नॉट गिव अवे देयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, क्योंकि वो फिर संक कॉस्ट हो जाएगा। तो ये लड़ाई जीतना इतना आसान नहीं है, एंड आई डोंट थिंक इंडिया आल्सो वांट्स टू विन दिस मैन्युफैक्चरिंग वॉर सो मच। द इंटेंट इन इंडिया आल्सो इज दैट मैन्युफैक्चरिंग इज ओके बट इट कांट बी बिगर स्ट्रेंथ फॉर इंडिया, तो सर्विसेज पे ही फोकस रखें, ऐसा मानना है दीपक मेरा। तो इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अहम बात आपने कही। अजय सर, आपसे सवाल ये होगा कि जैसा कि आपने बताया कि चीन के अलावा और भी दूसरे देशों को विकल्प के तौर पर चाइना देख रहा है, कोरिया से बात कर रहा है, जापान से बात कर रहा है, तो ये जो दूसरे विकल्प हैं ये चाइना के मुकाबले कितने स्ट्रांग है, पहली बात। और क्या बात बनती हुई दिख रही है, क्योंकि चाइना ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अंत तक लड़ेंगे, उसको ब्लैकमेल का नाम दिया है जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। तो कैसे देखते हैं इसको, क्या विकल्प उतने मजबूत हैं, और चाइना के साथ ये जो सीधी टक्कर है ये पूरी दुनिया के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है? नहीं, देखिए, जैसे अनुराग जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में जब बातचीत होती है पर्दे के पीछे होती है, बंद कमरे में होती है। कल जिस तरह से इन्होंने बंदूक रखी थी चाइना के सर पर कि या तो आप कल तक अपने रिटेलिएटरी टैरिफ्स हटाइए, नहीं तो 50% आप पे डालेंगे। तो एशिया तो सारा फेस सेविंग के बारे में रहता है, और आप अगर ऐसा किसी सॉवरेन नेशन से ऐसा आप बातचीत करेंगे तो वो तो यही करेंगे कि ये तो ब्लैकमेल है, हम नहीं ऐसे मामले में हम नहीं आते। तो चाइना ने भी कड़ा एक रुख आज अपनाया सवेरे, और अभी जो हुआ है
अभी जो पिछले 2 घंटे में जो वक्तव्य आ रहे हैं व्हाइट हाउस में से, उसमें दिख रहा है कि अमेरिका ने तय किया है कि नेगोशिएट करेंगे, हो सकता है कुछ करार आ जाए, और चाइना को भी वो आमंत्रित कर रहे हैं। अभी कल अगर ट्रंप के ऑफिस से जी जिनपिंग के किसी फॉरेन मिनिस्टर को फोन चला जाता या किसी अपने दूत को वो भेज देते या उनको आमंत्रित करते, तो मार्केट्स में इतनी हानि हमें नहीं दिखती। अब हानि करके ऐसी बात हो रही है। तो अब ये दो लड़ेंगे, तो यही है, दो सुपर पावर है, एक इमर्जिंग है, एक जो एस्टैब्लिश पावर है। इन दोनों हेजेमॉन्स जो कहते हैं, इनके बीच का युद्ध है। इतनी जल्दी तो नहीं टलेगा, अभी होगा भी तो युद्ध विराम होगा, तो देखते हैं किन टर्म्स पे होगा, क्योंकि ट्रंप ने अब इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया। बट ट्रंप किसी भी आउटकम को अपनी जीत बना सकते हैं, तो चाहे उन्होंने घुटने भी टेक दें कल, तब भी वो बोलेंगे देखो हम इनको ले आए और हमने इनके ऊपर 2% टैरिफ लगा दी, उसको भी वो जीत बना देंगे। तो यही है कि प्रॉब्लम क्या है मार्केट को, कि एक आदमी के वक्तव्य से मार्केट 3% 5% ऊपर या नीचे हो जाता है। उस माहौल में आपको ट्रेडिंग करना तो बिल्कुल असंभव है। इन्वेस्ट करना है तो पूरा उसको हटा के आप फंडामेंटल्स देखें। फंडामेंटल्स आप कैसे देखें जब आपको कल पता ही नहीं कि मेरे कल पुर्जे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो 100% ज्यादा महंगे आएंगे कि 20% आएंगे कि 10% आएंगे। तो जो बिजनेस सेंटिमेंट में क्षति हो रही है, कंज्यूमर सेंटिमेंट में क्षति हो रही है, जिस तरह से इस बार इन्होंने किया है। 2018 में पहले टैक्स कट कराए थे, पहले डीरेगुलेट कराए थे, पूरा सांत्वना दे आए थे मार्केट को, तब इन्होंने धीरे धीरे करके टैरिफ लगाए थे। इस बारी भारी भरकम पूरी दुनिया पे टैरिफ जो लग गए 2 अप्रैल को, उससे ब्लाइंड साइड हो गए। मार्केट कॉम्प्लेसेंट थे, 22 का विक्स चल रहा था जो 50 पे शूट अप कर गया। तो ये आपको दर्शाता है मार्केट काफी कॉम्प्लेसेंट थे कि ये नेगोशिएटिंग इनका एक पैंतरा है और ये डील मेकिंग में आ जाएंगे। पिछले 3 दिनों में ऐसे लगने लगा कि डील नहीं कर रहे, ये तो एंड इन इटसेल्फ हो गया है कि ये टैरिफ लगाना ही उस पे ये अड़ गए हैं। और कुछ इनके जो वो इकोनॉमिक हेड हैं, स्टीफन मिरान है और पीटर नवारो जो हॉकिश हैं, वो इनको पुश कर रहे हैं कि अड़े रहें। अब लगता है कि थोड़े जो हेज फंड वाले हैं, जैसे इनके वित्त मंत्री हैं बेसेंट वगैरह, उन्होंने बातचीत की है फ्लोरिडा में कल जाके, और वहां से वक्तव्य आया है जिससे मार्केट्स को राहत मिल रही है। बट संकट टला नहीं है, अब देखते हैं इससे क्या निकलता है। बट जो भी होगा जीतेंगे तो ट्रंप ही, वो ऐसा ही पोजीशन कर देते हैं। बिल्कुल, ये बड़ी आपने अहम बात कही कि जीतेंगे तो ट्रंप ही, क्योंकि वो पोजीशन इस तरह से कर देते हैं कि उनको बिल्कुल। अनुराग सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, इसी पर देखिए जो अजय सर कह रहे थे ना कि एवरीबडी नीड्स अ ऑफ रैम्प। कल एटलीस्ट ओवर द वीकेंड ट्रंप साहब को ये समझ आ गया कि उन्होंने ज़्यादा एक्सेसिवली स्टेप्स ले दिए हैं और उसका एंड गेम उनको खुद क्लैरिटी नहीं है। एंड गेम क्या है? डॉलर कमाना, या एंड गेम है फेयर ट्रेड नेगोशिएट करना, 0-0 बनाना, या एंड गेम कुछ बीच का है? वो एंड गेम आपको क्लियर होना चाहिए। या एंड गेम है मैन्युफैक्चरिंग यूएस में लाना, अब वो कुछ आएगी कुछ तो नहीं आएगी तकरीबन, तो कुल मिलाकर के एंड गेम फिगर आउट करना है। आई थिंक वीकेंड पे बिजनेस हाउसेज ने और टॉप बिजनेस वॉइसेस ने और इवन स्कॉट बेसेंट, सम ऑफ दीज पीपल वुड हैव गॉन, और उन्होंने कैंडिडेट चैट उनसे की है कि देखिए आप अगर ऐसे ओपन एंडेड चलेंगे विदाउट अ क्लियर एंड गोल, तो फिर इकोनॉमी डीरेल करना तो बहुत आसान है, फिर वो मिड टर्म्स तक वापस नहीं आ पाएगी, और फिर रिपब्लिकन्स बुरी तरह, कांग्रेस अगर हार गए तो फिर आप अगले 2 साल फिर लेम डक प्रेसिडेंट रहेंगे। आई थिंक ये बहुत जरूरी है। और आई थिंक मुझे सेंस था कि फ्राइडे तक ट्रंप साहब के और उनके जो ट्वीट्स थे वो फिर वैसे ही हो रहे थे कि वी विल विन, वी विल कम बैक एंड ऑल दिस, राइट, विच वाज मोर कंसिलिएटरी, कि देखिए उन्होंने कुछ कदम गलत उठा दिए। और बहुत अच्छा रियलाइजेशन है कि इकोनॉमी कोई खेलने की चीज नहीं है, ये चाबी नहीं है कि आपने जब चाह स्टार्ट कर दिया, जब चाह बंद कर दिया। एंड वी हैव लर्नड दिस इन कोविड, राइट, कि इकोनॉमी चाबी से स्टार्ट और बंद नहीं होती। एग्जैक्टली, इकोनॉमी चाबी से स्टार्ट और बंद नहीं होती। बड़ी स्ट्रैटेजी इसमें लगती है और स्ट्रैटेजी कभी कभी उल्टी भी पड़ जाती है। बहरहाल एक अनुराग सर सवाल ये भी आपसे होगा कि अमेरिका की सड़कों से जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, आम पब्लिक भी अब रिएक्ट करने लगी है, विरोध करने लगी है।
इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर ये जो टैरिफ वॉर है लगातार बढ़ती रही तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उस पर उसको इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं कि अगर महंगाई बढ़ेगी लोग नहीं दीपक जी, वो बिल्कुल क्लियर। इस मैं मार्केट्स पे श्योर ना रहूं, हाँ इस पे मैं 100% श्योर रहता हूं। ये सब फेक प्रोटेस्ट होते हैं, ये डेमोक्रेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मोस्ट ऑफ ओके देम आर, एवरीबॉडी इज अ पेड मेंबर देयर। देखिए, एक मैं आपको ऑनेस्टली, एक जो इंडिया में सुन रहे हैं उनके लिए नई चीज होगी। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यूएस में वही है, डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिक्स वही है जो इंडिया में और किसी भी डेवलपिंग कंट्री में पॉलिटिक्स होती है। इट इज वेरी लेफ्ट बेस्ड, वेरी पेड एंड वेरी टॉप ड्रिवन, राइट। वो बिल्कुल वो सब फर्जी है। देखिए, जो आदमी काम कर रहा है उसकी किसी के पास टाइम नहीं है प्रोटेस्ट करने का जाके। वो सब उनका रेडीमेड रहता है। और देखिए, एक कंट्री में अगर 50-50 सपोर्ट है तो आप सड़क पे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें तो क्या बड़ी बात है। इट्स नथिंग, दे आर ऑल डेमोक्रेट्स, दैट्स फाइन। कंट्री ने एक जगह वोट दिया, उनको काम करने दीजिए। आई हैव फर्म बिलीव, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो आप जो चैनल देखेंगे आपको वैसा लहर दिखेगा, बट दैट इज द रियलिटी। ओके, एक अंतिम सवाल बग्गा सर आपसे, कि इसमें यूरोप के रिएक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, यूरोप के साथ वो बातचीत नहीं हो रही। यूरोप ने कल ऑफर किया है जीरो टैरिफ, वियतनाम ने भी ऑफर किया, कोरिया ने भी किया, आज कोरिया की बात हुई। यूरोप बहुत बड़ा, अगेन चाइना के बाद यूरोप सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि 27 देश आते हैं यूरोप में। वहां बात नहीं हो रही, तो वो भी थोड़ा सा हमें फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। बट अच्छी बात क्या है कि यूरोप ने रिटेलिएशन अभी तक अनाउंस नहीं किया, तो अक्ल है उनमें। तो चाइना का एग्जाम्पल, कल उन्होंने चाइना का इसलिए एग्जाम्पल बनाया कि हम चाइना से नहीं घबराए, आप लोग क्या है। तो इसलिए जो बाकी लोग भी कुछ सोच भी रहे थे रिटेलिएशन, सब चुप कर गए कि चलिए बातचीत करते हैं। तो लगता है यूरोप भी बातचीत के लिए तो तैयार है। उन्होंने जीरो टैरिफ ऑलरेडी ऑफर कर दिया है सारा इंडस्ट्रियल गुड्स और कारों के ऊपर। अब अमेरिका क्या कह रहा है कि आप 350 बिलियन तेल और गैस भी हमसे खरीदिए, ताकि जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो नेगेटिव ना रहे। तो वो सब बातें हुई है, पब्लिक में हुई है। पीछे क्या बात हुई है वो अभी तक पता नहीं, बट फ्रस्ट्रेशन दिख रही है यूरोपियन लीडरशिप में। जो उनके ट्रेड कमिश्नर है उन्होंने भी ट्वीट किया कि हमने सब कुछ तो कर दिया, अब हम इंतजार में हैं कि कहां से आएगा, नहीं तो हमें रिटेलिएट करना पड़ेगा। वैसा आप रुख ले नहीं सकते ट्रंप के साथ। ट्रंप के साथ तो घुटने टेक के आराम से कि आप ही सबसे महान है और आप ही निकालिए कुछ इसमें, और या चुपचाप उनको जाके संबोधित करिए और निकालिए वहां से कुछ ना कुछ निष्कर्ष। तो यूरोप का निकालना पड़ेगा कुछ निष्कर्ष, और अगर चीन के साथ हो जाए करार तो यूरोप तो कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ओके, अनुराग जी, आपका भी यही रिएक्शन है यूरोप को लेकर? बिल्कुल 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 जी, अजय सर ने जो कहा बिल्कुल। चाइना इज द बिगर प्लेयर, चाइना से कर लेंगे तो फिर यूरोप वगैरह तो ठीक है। और यूरोप को पता है उनके टैरिफ्स हाई हैं। आई मीन, यूरोप किस बेस पे कह रहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे वो उनके उन्हीं के तो टैरिफ हाई हैं। तो मतलब ये ऐसे रिटेलिएशन पे रिटेलिएशन थोड़ी होता है। तो एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी वीक, बाय द वे। यूरोपियन इकोनॉमीज आर वेरी वीक डिफेंस में भी, और उनको पता है वो नेटो में भी फंसे हुए हैं। Exactly. ट्रम्प साहब यहाँ चाबी बंद करेंगे एंड देन दे विल जस्ट बी कॉट इन के पूरा या तो डिफेंस करें या टैक्सेस बढ़ाएं। देयर इकोनॉमीज आर इन बैड शेप। सो यूएस में चाबी यूरोप के केस में पूरा ट्रम्प साहब के हाथ में है। बिल्कुल, फिलहाल इस पूरे टैरिफ गेम में बड़ी इकोनॉमीज लड़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि जैसे कि अजय सर का भी कहना है, अनुराग जी का भी कहना है कि चाबी ट्रम्प साहब के हाथ में ही है, लेकिन ये जो रणनीति दिख रही है, ये जो तकरार दिख रही है, ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया, तमाम जानकार चाहते हैं कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि अनिश्चितता हर बार एक संकट देके जाती है और अभी फिलहाल संकट नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया करेंगे अजय सर, बहुत शुक्रिया करेंगे अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।